नमस्कार दोस्तों। भारत न तो दुनिया में कोई सुरक्षा के, शांति के और सुखद जीवन के, न्यायप्रियता के, मानवता के मानदंड स्थापित कर पा रहा है और न भारत के भीतर वो भारत के लोगों को सुरक्षित कर पा रहा है, भारत के वोटर्स को सुरक्षित कर पा रहा है और ना ही भारत की बेटियों को सुरक्षित कर पा रहा है। वो भारत को भाड़ में झोंक रहा है। जी हां, यही वजह है कि दुनिया में अब भारत को विश्व गुरु नहीं, वो तो बता चुके हैं मुरली मनोहर जोशी, भारत को जिस तरह बेइज्जत होना पड़ रहा है इस तथाकथित विश्व गुरु के कारण, वह एक बेहद संकट के संकेत है। उसका संकट जो है दरवाजा खटखटा रहा हो, इस तरह दिखाई देता है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिला यूनाइटेड नेशन में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में, जहां पर जो बताया, वहां की जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बाकायदे दिया गया कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन किया है। भारत के प्रधानमंत्री ने है कुकर्म किया है, जिसके कारण भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में इस तरह से इंगित किया गया है। कहा गया है कि जिस तरह से भारत ने कानूनी और युद्ध के संबंध में जो जिम्मेदारियां होती हैं, नैतिकताएं होती हैं, मानवता के प्रति सोच होती है, वो सब का उल्लंघन किया है। उन्हें टार्चर एंड जेनोसाइड की नाम की इस रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया है। 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग परिषद में जब यह रिपोर्ट पेश की गई थी, जो कि अब सामने आई है, उसमें यह बात कही गई है। और इस रिपोर्ट में जो सामने आया है कि भारत ने किस तरीके से इजराइल में जाकर के इजराइल के साथ खड़े होने की बात करके अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत अपराध किया है, उल्लंघन किया है, और उसे इसकी नैतिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो खुद इस तरह के अपराध के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार बन गया है। यह भी कहा गया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के कब्जे को पूरी तरह से गलत बताया है। और यह हम पहले भी बताते रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार मंत्री बने थे 1977 की सरकार में, तब उन्होंने कहा था कि इजराइल ने अरबों की जमीन पर कब्जा किया है, उसे गाजा की उस जमीन को खाली करना पड़ेगा। और वही बात यहां पर भी आ जाती है। तो भारत उन कब्जेदारों के जो अवैध कब्जा करके बैठे हैं, उनके साथ जाके खड़ा हो जाता है। यही नहीं, हथियारों का लेन देन रोकने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ने आदेश किया था, लेकिन भारत नियमों के विरुद्ध चोरी छिपे और तमाम तरीके से वो यह अपराध कर रहा है। उन्होंने कहा कि कानून के साथ साथ भारत की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी, और उसका मानना है कि भारत का इतिहास और न्याय की सोच फैसलों पर खड़ी होती थी। लेकिन अब की जो मौजूदा नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो उससे बिल्कुल उलट कर रही है। यानी जो कभी विश्व गुरु की भूमिका अदा करती थी, आज वो चेला गुरु की भूमिका अदा कर रही है। जी हां, और यही नहीं, अपराधी बन के खड़ी हो गई, दुनिया को अपराधी कहे। तो कुल मिला के यूनाइटेड नेशन की यह रिपोर्ट बड़ा स्पष्ट कर देती है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह का काम किया है। यूनाइटेड नेशन की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष दूत फ्रांसेस्का अल्बनीज ने यह रिपोर्ट सामने रखी। अब आप सोचिए, जब भारत का प्रधानमंत्री इस तरह से कलंकित हो रहा हो और देश को कलंकित करा रहा हो अपनी हरकतों से, तो ऐसी स्थिति में जिसे एक प्रकार से आतंकवादी कह दिया गया हो यूएन की इस रिपोर्ट में, वह अपने आप को क्या बताता घूम रहा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बुजुर्ग नेता, 5 दशक से अधिक सक्रिय संसदीय और विधायी
राजनीति का अंग रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे जब तमिलनाडु में प्रचार करने जाते हैं तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का आचरण आतंकवादी की तरह से है। उनके यह कहने का अभिप्राय यह था कि जिस तरह से वो विपक्ष पर हमले करते हैं, जिस तरह से उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, वो वैसा ही है जैसे आतंकवादी करते हैं। जी हां, उन्होंने बहुत कुछ वह बता दिया जो नरेंद्र मोदी की सच्चाई को खोल के रख देता है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी यही तो कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा करके पश्चिम बंगाल में डराया जा रहा है, टीएमसी के और कांग्रेस के वोटर्स को मारा जा रहा है और उन्हें वोट न डालने दिया जाए, इसकी पूरी साजिशें रची जा रही हैं। तब आप कहेंगे क्या न्याय का शासन है? इसके तमाम वीडियो सामने आ चुके हैं कि किस तरह से जो फोर्सेस लगाई गई हैं वो मारपीट कर रही हैं, मतदाताओं को परेशान कर रही हैं और सब कुछ कर रही। जब ऐसा कर रही हो तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है भारत के प्रधानमंत्री की कि उसने क्या किया है। असल में वो कुछ नहीं कह सकता है। चुनाव आयोग हमारा पहले ही उस तरह से, तो चुनाव आयोग की जो भूमिका है वह इतनी संदिग्ध नहीं है, वो सीधे सीधे अपराधी होके खड़ा हो गया है। भारत का चुनाव आयोग एक पक्ष में आके खड़ा हो गया है, वो अंपायर नहीं रह गया है, वो निष्पक्ष नहीं रह गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि जिस तरह से डिलिमिटेशन बिल नरेंद्र मोदी लेके आए महिला सशक्तिकरण बिल के साथ में, उससे छिपाकर, तो वो जब गिरे तो उसके बाद नरेंद्र मोदी जाकर के राष्ट्र को संबोधित करते हैं और उसमें भारत के जो सरकारी चैनल हैं, चाहे दूरदर्शन हो, चाहे संसद टीवी हो, चाहे दूसरे और टीवी और रेडियो हो, सब कुछ हो, इसके अलावा प्राइवेट सारे चैनल्स उसका सीधा प्रसारण करते हैं। जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, ऐसी स्थिति में वो उन सब का उल्लंघन करते हुए यह काम करते हैं और कहते हैं महिला शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए जो सशक्तिकरण होना था उसकी भ्रूण हत्या कर दी गई। तो भ्रूण हत्या की किसने? नरेंद्र मोदी ने खुद की है। उनके चहेते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने की है, जो अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, और इसी तरीके से तमाम सारे लोग। लेकिन ड्रामा कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, तो एक और सवाल आता है, यही तो आदित्यनाथ है जो अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ, हुकुम देव नारायण यादव और रमेश बैस, ये बीजेपी के सांसद थे जिन्होंने सबसे ज्यादा 2010 में महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था, जो कि राज्यसभा में पास करा लिया था कांग्रेस ने, और लोकसभा में इन सब के कारण वो गिर गया। जी हां, तो गिर ऐसे गया कि वो पेश नहीं किया गया और फिर उसको जो है पेंडिंग कर दिया गया। लेकिन ये इनकी साजिश है, वो करना नहीं चाहेंगे। कांग्रेस तो बार बार कह रही है कीजिए, जैसे भी हो सीधे लागू कीजिए, लेकिन नहीं साहब, आप परिसीमन का ड्रामा करेंगे और जो फ्रॉड करेंगे उसके जरिए करना चाहते हैं तो वह तो कोई नहीं मंजूरी देगा। तो नरेंद्र मोदी यह विधवा विलाप कर रहे थे, और जब यह विलाप कर रहे थे तब निश्चित रूप से भारत के जिम्मेदार लोगों ने, जिनमें जजेज भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, राजनीतिक भी हैं और तमाम समाज सेवी भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, उन सब ने 713 लोगों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ते को, कि कीजिए कार्रवाई, सख्त कार्रवाई कीजिए। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ते के दामाद मनीष बंसल को उपकृत कर दिया जाता है। उनकी बेटी को पहले ही नोएडा में शानदार पोस्टिंग दे दी गई है। अब उनके दामाद को, जो सहारनपुर में डीएम था, उसे ले जाके आगरा में तैनाती दे दी जाती है।
आगरा उनका होम टाउन है, यानी ज्ञानेश कुमार गुप्ते का घर है, उनके बेटियां ही हैं चूंकि, तो सारी संपत्ति इन्हीं लोगों को मिली है। तो ऐसी स्थिति में उसे अपने घर में ही पोस्टिंग मिल जाती है। अब चलो बेटा, चलाओ अपने ढंग से, जो चाहो वो करो। तो यह स्थिति कर दी है भारत के निर्वाचन आयोग ने, और इसलिए नरेंद्र मोदी तमाम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर तमाम चुनाव आयुक्त तक कह रहे हैं यह घोर निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। वोटर्स के फर्जी तरीके से नाम काटे जा रहे हैं, सबको इधर उधर किया जा रहा है। जो खेल किया गया है बेहद चिंताजनक है इस लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और देश के लिए। तब ऐसी स्थिति सवाल उठता है तो लड़ेगा कौन? तो लड़ती है कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री केसी वेणुगोपाल प्रिविलेज मोशन यानी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाने का ओम बिरला को चिट्ठी सौंप दी, और उस चिट्ठी में उन्होंने बताया कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने विशेषाधिकार का हनन किया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से विपक्ष के तमाम सांसदों के बारे में जितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में, वह भारत और भारत के संविधान सबके लिए खतरनाक है। यही नहीं, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और यह खतरा इतना बड़ा है कि जिसको सुलझाया जाना चाहिए, जिस पर एक नजीर पेश की जानी चाहिए। हालांकि हम सब जानते हैं चुनाव आयोग एक गुलाम बन के बैठा है, तो यहां भी एक बनिया जो बन के बैठा है लोकसभा अध्यक्ष, वो भी गुलाम ही है। तो गुलामों का शासन आजकल चल रहा है, तो वो गुलामियत देखने को मिल रही है। तो जब गुलामों का शासन चल रहा हो तो एक और सवाल आ जाएगा कि एक घटना हुई थी, आपको याद हो, वो घटना हुई थी पहलगाम में 1 साल पहले, जस्ट 1 साल पहले बैसरन घाटी में घुस के कुछ आतंकियों ने हमारे देश के 26 लोगों को मार डाला। जिन हमारे निर्दोष 26 नागरिकों को मार डाला था, एक विदेशी नागरिक को भी मार डाला था, और मार डाले थे वहां का एक स्थानीय नागरिक मार डाला था। तो अब आप समझ सकते हैं 26 पर्यटक और ये लोग निर्दोष लोग मार डाले गए, क्योंकि यह सरकार पूरी तरीके से नाकाम और देश को सुरक्षित करने में नाकाम रही, वहां सुरक्षा देने में नाकाम रही। बैसरन घाटी सदैव सुरक्षित क्षेत्र में गिनी जाती थी क्योंकि वहां पर इतना व्यवस्था होती थी, लेकिन हाल के दिनों में सरकार ने पता नहीं कौन से ड्रामे किए हैं कि वहां से सुरक्षा हटा ली गई, और फिर यह घटना हो जाती, और उसके बाद यह स्थिति कर देते हैं कि बैसरन में अब आप जा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने अब कर दिया जिस तरह की हरकत की है, उसके बाद में नतीजा ये कि वहां पर सिर्फ 30% पर्यटक रह गए, 30%, यानी 70% के करीब पर्यटक घट गए। तो यह स्थिति हो गई हो, तो अब आप समझिए कि देश में देश के लोगों को सुरक्षा देने और सुरक्षित माहौल देने में यह सरकार अक्षम। लेकिन यही सरकार चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है, जैसे उसने सारी फोर्सेस लगा दी, सेंट्रल फोर्सेस। उसी तरीके से आप देखिए बिहार में चुनाव डालने के लिए इन्होंने स्पेशल ट्रेनें चला के और बिहार के लिए तब भेजे थे तमाम सारे मजदूर जो विभिन्न जगहों पे काम करते थे, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे जहां हो। और अब उसी तरीके से गुजरात से विशेष ट्रेनें सूरत से रवाना की जा रही हैं, कहां के लिए? बंगाल के लिए। जी हां, देख लीजिए, ये भाजपा के लोग यूं रवाना कर रहे हैं। तो जब वहां के लिए ट्रेनें रवाना कर रहे हैं तब आएगा, तो क्या इसमें कोई वो है? हाँ है। आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरह की स्थिति थी कि जब वहां से अब बिहार के मजदूर
अपने घरों के लिए लौट रहे हैं क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, उन पे लाठियां चल रही, डंडे चल रहे हैं, पुलिस मार रही है। और किस लिए मार रही है, जबकि वो तो अपने घर जा रहे हैं। तो उनके ऊपर इस तरह से होता है कि लगता है कि वो देश के दुश्मन हो। और जब यह स्थिति हो तो क्यों नहीं सोचना चाहिए। यह हालात कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने, और वह भी देखने को मिलते हैं। यही नहीं, इस तरह से देश को उन्होंने बर्बादी में ढकेला है कि लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। तो भारत में क्या चल रहा है ये देखिए। ये मजदूर हैं जो उसी सूरत से अपने बिहार जा रहे हैं। इन्हें ट्रेन भी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। और इनके लिए तो व्यवस्था नहीं है कि इनके लिए कर दे, लेकिन वहां उनके लिए सब कुछ हो। तो जब यह होता है तो निश्चित रूप से इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर नरेंद्र मोदी किसके लिए काम करते हैं। वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं और किसी के लिए काम नहीं करते। आपको एक और चीज दिखा दूं मैं कि आज लखनऊ में वो आदित्यनाथ जो विरोध करता था महिला आरक्षण का, वो आज इस बात के लिए, जैसे नरेंद्र मोदी विधवा विलाप कर रहे थे उसी तरह वो करता है। तो लखनऊ में अपने घर से जो विधानसभा है 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर, वो 500 मीटर पैदल चलने का एक ड्रामा करता है कि उसके खिलाफ, कि विपक्ष ने किस तरह से ये बिल जो है महिलाओं के साथ अन्याय की, जबकि महिलाओं से कोई लेना ही देना नहीं। तो यह स्थिति है, तो उसके कारण यूं जाम लग जाता है, लोग परेशान होते हैं, घंटों परेशान होते हैं। कई महिलाएं पिट जाती हैं उस समय ट्रैफिक के कारण कि वो जब निकलने की कोशिश करती हैं। तो अब आप समझ लीजिए, जब यह कर रहा हो और उसके बाद आप कहेंगे कि साहब इस देश में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि देश में सरेआम रेप हो रहे हैं, सरेआम दूसरी घटनाएं हो रही हैं। और उसके बाद में मणिपुर में लगातार, मणिपुर का तो और देख लीजिए, ये मणिपुर की स्थिति, जैसे दुश्मन देशों से मुकाबला हो रहा, इस तरह की हालत आप देख लीजिए। यो बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, और आप कहेंगे तो ये सत्य है। तो जब यह सत्य हो तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी ड्रामा करते हैं। वो ड्रामा करने पहुंचते हैं बिहार, और वहां पर जाके मुरमुरिया लेते हैं 10 रुपए, और जिसे दुकानदार दिखाया जाता है वो असल में एसपीजी का जवान होता है। यानी एसपीजी के जवान को एक दुकान में बैठा के पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया था। बहरहाल ममता बनर्जी ने उस ड्रामे का खुलासा कर दिया। जब खुलासा कर दिया तो स्वाभाविक सी बात, तो बौखलाहट दिखाई देती है। तो कभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो उन्होंने कहा था कि जिस तरह विपक्ष और दूसरे लोगों पर नरेंद्र मोदी हमला करते हैं जैसे आतंकवादी हमला करता है, तो उनके खिलाफ तमाम तरह के गंदी गंदी बातें कही जाती। तो यह अपने आप में इस बात का संदेश है कि आखिर नरेंद्र मोदी इस देश के साथ कर क्या रहे हैं। वो इस देश को असल में बर्बाद कर रहे हैं, और जब बर्बाद कर रहे हैं तो आवाज किसे बनना चाहिए, हमें। आप तो आवाज बनने की हमारी ड्यूटी है। हम कब बनेंगे ये हमें सोचना है, लेकिन ये देश के लिए दुखद है। लेकिन उधर मोहन भागवत जरूर कह समझा देता है। वो कहता है कि विज्ञान और धर्म दोनों से जो हमें नहीं मिला, राजा से विज्ञान तक सब मॉडल फेल हो चुके हैं, तो अब हमारे भारत के मॉडल को अपनाना चाहिए। इनका मॉडल कौन सा है? इनका मॉडल है गुलाम बना के रखना, चंद पूंजीपतियों को सब कुछ सौंप देना, जैसे अडानी को सौंप दिए गए भारत के सैनिक किसको। जी हां, यही सब हो रहा है। तो अब आप समझिए ये क्या बना रहे। आप
यदि अभी भी नहीं जागे तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां तबाह होने के लिए तैयार। जय